हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो अर्ली हियरिंग की आस लगा करके बैठे थे वो शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है और हमारी तारीख 22/7/2026 ही रहेगी। और भी कुछ ऐसी न्यूज आ रही हैं कि शायद हमारे वकील सीजीआई साहब से मिलेंगे। अब मैं तो नहीं विश्वास करता इन चीज़ों पे कि जब माननीय जज ने अर्ली हियरिंग की जो हमारी रिक्वेस्ट थी रिजेक्ट कर दी है तो ऐसा कोई प्रावधान है कि हमारे वकील जाकर के और सीजीआई साहब से मिलेंगे। हम वही चीज़ मान के चलते हैं कि हमारी सुनवाई 22/7/2026 को ही होगी। दोस्तों, बड़े दिनों तक इंतजार किया, लगभग 30 साल से ऊपर हो गए और 22 जुलाई कोई दूर तो है नहीं, बीच में जून का ही महीना है, फिर आ जाएगी, फिर तारीख पड़ेगी। अब कारण बताया गया कि मई में 3 जजों की बेंच बनेगी, हमारी 2 जजों का बेंच का केस है, इसलिए शायद पीछे को चली गई। पर एक बात समझ में मेरे बिल्कुल नहीं आई कि जो केस फंडामेंटल राइट से संबंधित है और जिसकी अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए और हुई भी स्पेशल बेंच लगा के, ये इतनी लापरवाही से पीछे क्यों डाल दिया गया। अब किसको कसूर कहें और किसको नहीं कहें, अब ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो शक्तियां इसे रोकने में विश्वास रख रही थी उनको सफलता मिल गई। और कुछ जब बहुत ज्यादा चीजों पर गहराई करते हैं हम तो ये सोचते हैं कि स्कूलों में और कॉलेजों में और लॉ की क्लासेज में संविधान, मौलिक अधिकार, कानून, पार्लियामेंट, पता नहीं कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जाती हैं और छोटी क्लासों में तो मौलिक अधिकारों का अच्छा खासा ज्ञान दिया जाता है। जब भी कोई बात हो जाती है तो बस एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। और ऐसा भी देखा गया है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो कोर्ट अपने आप ही संज्ञान ले लेता है। काफी कुछ ऐसे उदाहरण रहे हैं, हमको नहीं बताना चाहते, कि जब कोर्ट में सुनवाई हुई, इवन नेशनल इंटरेस्ट जहां फंसा हुआ था उसके खिलाफ भी सुनवाई हुई। तो भाई ये जो केस हमारा फंसा हुआ है इसकी आखिरकार सुनवाई क्यों नहीं होने दे रहे। ये भी तो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और दूसरा, हमें यह समझ में नहीं आता कि इस पेंशन अपडेशन के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई की कहां जरूरत है, जब स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने यह मान रखा है कि पेंशन एक अधिकार है, ये बाउंड्री नहीं है, ये डेफर्ड वेजेज है, बहुत सारे डिसीजन में मान रखा है। तो ये तो पूछना नहीं चाहिए कि इसका कोई रेगुलेशन है या नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ये मान चुका है कि पेंशन और पेंशन अपडेशन दोनों इनसेपरेबल है तो ये डिसीजन तो वैसे दे देना चाहिए। एक अपडेशन की तो बात है और कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। अब ये पता नहीं कितना क्यों खींचा जा रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई काम करता है तो लोग जनरली ये कहते हैं ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, यानी कोर्ट ने अपने आप संज्ञान ले लिया। तो भाई ऐसी जुडिशियल एक्टिविज्म इन बुजुर्ग पेंशनरों के लिए क्यों नहीं की जा रही है, उनके लिए भी करनी चाहिए। काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ से परे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब हम आते हैं, हमारे रेगुलेशन में अपडेशन है या नहीं वो एक अलग बात है वो पक्का है,
35(1) में है और रेगुलेशन 56 इसको सपोर्ट करता है। लेकिन दूसरी बात लेके आता हूं मैं, जो हमारा जो ट्रिब्यूनल था बना था किसका, वो नाम है, उनसे जब ये कहा गया कि हमें 3 बेनिफिट दीजिए, पेंशन, सीपीएफ और ग्रेच्युटी। ये बैंक ऑर्गेनाइजेशंस ने 1962 में कहा, लेकिन वो ट्रिब्यूनल नहीं माना, उसका नाम भूल गया मैं। उनने कहा आप 2 फायदे ले लो, कोई ले लो, ये आपके ऊपर है। अब उस समय जो नेताओं ने उपयुक्त लगा वो कर लिया। आरबीआई ने लिया सीपीएफ ग्रेच्युटी, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने लिया सीपीएफ ग्रेच्युटी, लेकिन एसबीआई और इंपीरियल बैंक ने लिया सीपीएफ और पेंशन। इसका मतलब यह हो गया कि हमारे 3 विकल्प में पेंशन पहले ही थी, वो अलग बात है कि इन्हें सेलेक्ट नहीं की। मानी आपको फायदा बेनिफिट 2 ही मिल रहे थे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशन को छोड़ करके सीपीएफ को मंजूर कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि पेंशन थी, सीपीएफ था, ग्रेच्युटी थी। यदि आपको पेंशन चाहिए तो आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, या तो सीपीएफ छोड़ो या ग्रेच्युटी छोड़ो। और जब सीपीएफ छोड़ दिया और पेंशन मिली तो बेनिफिट तो 2 ही रहे ना। तो जब पेंशन अपडेशन की हम बात कर रहे हैं, जब आरबीआई ने सीपीएफ छोड़ करके पेंशन अडॉप्ट किया, उनका पेंशन अपडेशन हो गया, उनके में तो अपडेशन का कोई जिक्र भी नहीं है, उनका अपडेशन हो गया, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है? ये तो हम कहने की जरूरत ही नहीं है। अपडेशन शैल बी डन ऑन द लाइन ऑफ आरबीआई। 1990 में आरबीआई में कोई भी पेंशन अपडेशन का जिक्र नहीं है। जिक्र इसलिए नहीं है, अब समझ में आ गया, एक तो सीसीएस रूल्स पर बना हुआ, वहां कोई जिक्र नहीं है अपडेशन का, 2021-23 में आया। और जिक्र करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि भाई सीपीएफ छोड़ दिया, पेंशन ले ली, बात खत्म हो गई। और पेंशन अपडेशन इनसेपरेबल है, अंडरस्टूड था। यानी किसी ने जो पेंशन ले रखी है उसमें अपडेशन अश्योर्ड है। तो इतनी लंबी चौड़ी बहसों की जरूरत कहां पड़ रही है? भाई हमने सीपीएफ छोड़ दिया, पेंशन ले ली बस। और इसके ऊपर भी जब हमने सीपीएफ छोड़ दिया और पेंशन ली तो भैया सर्विंग कर्मचारी जो थे उनसे, और जो रिटायर हो गए उनसे पूरा का पूरा तो ब्याज लिया और कुछ परसेंटेज और ले लिया कि ये जमा करो जब आपको पेंशन मिलेगी। भैया 3 आपके पास विकल्प थे, तीनों में से एक लो, तो 3 तो दिए नहीं, आपने 2 ही हैं। अब एसबीआई को मिल गया तीसरा, वो उनके भाग्य में लिखा हुआ था, क्योंकि 1972 में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आया। वो एक स्टैट्यूटरी रेगुलेशन था, सोशल वेलफेयर का काम था, भारत सरकार ने दिया था, तो वो तो देना ही पड़ता। तो उनको तीसरा मिल गया और 2 में रह गए, उनको एसबीआई को तीसरा मिल गया। अब चलो उनके भाग्य की बात थी, हम तो कुछ नहीं कहना चाहते। भाई जब हमारा सीपीएफ के बदले छोड़ के दिया हमने पेंशन ले लिया, तो इसमें पूछने की कहां जरूरत है कि पेंशन अपडेशन है या नहीं? पेंशन वो घर से तो दी नहीं है, या बैंक चलम ने भी घर से नहीं दिलाई है, तारकेश्वर चक्रवर्ती ने घर से नहीं दिलाई है। जैसे इन्हें हल्ला मचाया हम पेंशन लेकर आए, पेंशन लेकर आए, सीपीएफ बदले। अरे सीपीएफ के छोड़ करके पेंशन ले लो आपने, वो तो ऑलरेडी ले रखी है एसबीआई ने। सीपीएफ ले रखा है और पेंशन ले रखी है, दोनों ही ले रखे हैं उन्होंने ग्रेच्युटी नहीं ले रखी। ग्रेच्युटी तो उनकी झोली मांगी नहीं रही जबरदस्ती। और जो सीपीएफ के बदले पेंशन ली तो वो तो आरबीआई ने ले रखी है। आरबीआई का अपडेशन हो जाता है, हमारा नहीं होता है। इसलिए कहा था डीएफएस ने कि यदि इनका अपडेशन होगा तो उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे 2 ही बेनिफिट हैं। जो स्थिति आरबीआई की है वही स्थिति हमारी है। ये जो बार बार कहते हैं ना आरबीआई लाइन कहने की जरूरत ही नहीं है।
भाई हमने सीपीएफ छोड़ दिया, पेंशन ले लिया। उसी प्रकार आरबीआई ने सीपीएफ छोड़ा, पेंशन ले लिया। उनका अपडेशन हो गया तो हमारा भी होना चाहिए। अब आरबीआई लाइन कहां से आ गई? आरबीआई लाइन की जरूरत नहीं है कहने की, तो फालतू की बातें हो रही हैं। ओरिजिनली जो शर्तें थी उनमें यही था कि आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। आरबीआई को 2 बेनिफिट मिले थे, हमको 2 बेनिफिट मिले थे। उनके पास भी सीपीएफ था, हमारे पास भी सीपीएफ था। उनने सीपीएफ छोड़ दिया, लड़ झगड़ के उनका अपडेशन हो गया, तो अपडेशन तो हमारा ऑटोमेटिक होना चाहिए। ये कोर्ट की केस की जरूरत ही नहीं थी। अब भाई अपडेशन था या नहीं था, ये था, ये सारी जितनी भी लड़ाई लड़ी है फालतू में लड़ी गई। ये हमारी यूनियन की मेहरबानी है। जब आप लोगों ने सीपीएफ के बदले पेंशन ली है, एक विकल्प छोड़ दिया, दूसरा विकल्प अडॉप्ट कर लिया, तो कोई नई चीज नहीं आई थी, ये पुरानी ही चीज थी और ये इंप्लीमेंट हो सकती थी। मेहरबानी रही हमारे नेताओं की, और इन्हीं की वजह से नहीं हुआ। हम तारकेश्वर चक्रवर्ती को समझते थे कि बड़ा दूध का धुला है, कि अब पता चला जब तक मौत नहीं हुई तब तक वो जनरल सेक्रेटरी के पद पर बैठा रहा, और वो चाहता था कि बैंक ऑफ इंडिया का व्यक्ति ही यहां पर जनरल सेक्रेटरी बने, और ये वेंकटचलम को बना गया। और उसका खामियाजा हमें आज भोगना पड़ रहा है। लोग बड़े बड़े गीत गाते हैं तारकेश्वर चक्रवर्ती के, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, और ये सारे कम्युनिस्ट थे। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।